दोस्तों, ये चैनल है ब्लडी हॉरर स्टोरीज और मेरा नाम है विकास। स्वागत है आप सभी का। वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है पंजाब के रहने वाले सुखदेव की। तो चलिए अब ये कहानी सुखदेव जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सुखदेव है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा और पंजाब में ज़्यादातर लोग ड्राइविंग का काम करते हैं, तो मैं भी पेशे से एक ट्रक ड्राइवर ही हूँ। दरअसल जब वह घटना मेरे साथ हुई थी, उस वक्त हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा भगदड़ मची हुई थी और उसकी वजह थी नोटबंदी, क्योंकि उस वक्त भारत सरकार ने 1000 और 500 के नोटों को रद्द कर दिया था और इसी वजह से चारों तरफ थोड़ा तनातनी का माहौल बना हुआ था। वैसे अगर कहा जाए तो वह वक्त हम ट्रक ड्राइवर लोगों के लिए भी काफ़ी दिक्कतों भरा था, क्योंकि उस वक्त हम लोगों के पास छुट्टे पैसे नहीं होते थे और उन बड़े नोटों के बंद होने के बाद तो हमारी वो परेशानी अब 2-4 गुना ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि अब चाय नाश्ता करने के लिए भी हम लोगों के पास छुट्टे पैसों का जुगाड़ नहीं होता था और बड़े नोट तो वैसे भी बंद हो चुके थे। तो इस वजह से उस वक्त हम ट्रक ड्राइवर लोगों को भी कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये नोटबंदी मेरे जीवन में एक बड़ी मुसीबत लेकर आएगी, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर उस वक्त शायद वो नोटबंदी ना हुई होती तो ये डरावना हादसा भी मेरे साथ नहीं होता। दरअसल उन दिनों मैं पंजाब की धान की मंडी में काम किया करता था और उस वक्त मैंने मेरा ट्रक उस धान मंडी से दिल्ली तक चावल पहुंचाने के लिए लगा रखा था। महीने के लगभग 5 चक्कर मुझे दिल्ली के लगाने होते और यह काम करते हुए मुझे लगभग 2 से 3 साल का समय हो चुका था। लेकिन उन 2-3 साल के समय में कभी भी मेरे साथ कोई भी ऐसा हादसा नहीं हुआ था जिसकी वजह से मुझे डर का एहसास हो। लेकिन एक दिन की बात है, उस दिन मैं अपनी धान मंडी से अपने ट्रक को लोड करके दिल्ली के लिए रवाना हुआ। उस वक्त लगभग शाम के 5 बज रहे थे जब मैं मंडी से निकला था। अब मुझे ट्रक चलाते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था और जब मैंने मोबाइल से टाइम देखा तो रात के लगभग 11 बज रहे थे। अब मुझे लगातार ट्रक चलाते हुए लगभग 6 घंटे हो चुके थे। इसी वजह से मेरी कमर भी थोड़ी अकड़ गई थी। तभी मैं मेरे मन में ही सोचता हूँ कि अगर कहीं कोई ढाबा या होटल मुझे दिखाई दे जाए, तो मैंने अपने ट्रक को वहाँ पर पार्क करके थोड़ी देर आराम कर लूँगा। और तब तक मुझे मेरे पेट में थोड़ी-थोड़ी भूख का भी एहसास होने लगा था। तभी कुछ दूर चलने के बाद मुझे हाईवे के बगल में ही एक ढाबा दिखाई देता है। इसके बाद मैं अपने ट्रक को उस ढाबे की ओर ले जाता हूँ और उस ढाबे की पार्किंग में अपने ट्रक को खड़ा कर देता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद हाथ मुंह धोकर मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत खाना भी खा लिया जाए। अब जिस जगह पर मैंने अपना ट्रक खड़ा किया था उसके बगल में पहले से ही एक ट्रक खड़ा था और उस ट्रक के केबिन की लाइट जल रही थी, जिसको देखकर मुझे लगा कि शायद इस ट्रक का ड्राइवर केबिन के अंदर ही है। और अब यही सोचकर मैं उस ढाबे की ओर खाना खाने के लिए जा ही रहा था कि तभी मुझे उस ट्रक के केबिन से किसी की आवाज़ आती है। जब मैंने पलट कर देखा तो उस ट्रक की केबिन में बैठा आदमी मुझे आवाज़ लगाए जा रहा था। जिसके बाद मैं उसके पास जाकर पूछता हूँ कि क्या हुआ भाई? क्या आप मुझे ही आवाज़ लगा रहे थे? तो वो मुझसे कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें ही आवाज़ लगा रहा था। मैं उससे पूछता हूँ कि बताओ क्या काम है? तभी वो मुझसे कहता है कि आप उस ढाबे पर खाना खाने के लिए जा रहे हो। तो मैं उससे कहता हूँ कि आखिर एक ढाबे पर इंसान का क्या काम हो सकता है, खाना खाने के अलावा? तभी अचानक वो आदमी अपने ट्रक के केबिन से नीचे उतरता है और मुझसे कहता है कि आप उस ढाबे पर खाना खाने के लिए मत जाओ। उसकी ये बात सुनकर एक बार के लिए मुझे यह समझ नहीं आता है कि आखिर वो आदमी मुझे ऐसा क्यों कह रहा है। और जब मैंने उससे इसका कारण पूछा, तो वो मुझसे कहता है कि मैं आज शाम को ही अपने घर से आया हूँ। मेरी घरवाली ने मेरे टिफ़िन में बहुत सारा खाना पैक करके मुझे दे दिया है। अब इतना खाना तो मैं अकेले खा नहीं पाऊँगा, तो आप मेरे साथ आ जाइए और मेरे टिफ़िन में ही खा लीजिए।
इससे आपके पैसे भी बच जाएंगे और मेरे टिफिन का खाना भी खराब नहीं होगा। अगर आप उस खाने को नहीं खाएंगे तो मुझे उस खाने को फेंकना ही पड़ेगा, क्योंकि कल सुबह तक वो खाना खराब हो जाएगा। तभी मैं मेरे मन में सोचता हूँ कि ऐसे किसी अनजान आदमी से खाना लेकर खा लेना ठीक नहीं है। तो मैं उससे खाना खाने के लिए मना कर देता हूँ और मैं उससे कहता हूँ कि नहीं, मैं ढाबे पर जा कर के अपनी मनपसंद का खाना खाऊंगा। तो वो आदमी मुझसे कहता है कि आखिर आपको खाने में ऐसा क्या पसंद है जिसकी वजह से आप मेरे टिफिन का खाना नहीं खा रहे हैं। तो मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूँ और उससे कहता हूँ कि मुझे खाने में शाही पनीर, गुलाब जामुन और कई चीज़ें पसंद हैं, जो कि तुम्हारे पास तुम्हारे टिफिन में तो नहीं होंगी। इसलिए आज मैं अपनी मनपसंद का खाना खाने उस ढाबे पर ही जा रहा हूँ। तभी उस इंसान की बातें सुनकर मैं थोड़ा अचंभित हो जाता हूँ। वह मेरे इतना बोलते ही अचानक मुझसे कहता है कि यह लो, ये तो कमाल की बात हो गई। आज मैं भी मेरे टिफिन में यही खाना लेकर आया हूँ। अब तो यह आपके मनपसंद का खाना भी है। अब तो आप इस खाने को खा लोगे। तभी मैंने एक पल के लिए मेरे मन में सोचा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने तो इस आदमी से पीछा छुड़ाने के लिए इसे ऐसी चीजों के नाम बताए थे जो इसके टिफिन के खाने में नहीं हो सकती, पर यह मुझसे कह रहा है कि यही सब चीजें वो अपने टिफिन में लेकर आया है। अब वो आदमी मुझसे बार बार अपना टिफिन खाने के लिए विनती करने लगा। तभी मैं सोचता हूँ कि वैसे भी मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं है और ढाबे वाले पुराने बंद हुए नोटों को नहीं लेंगे। उन्हें तो दिल्ली जाकर बैंक में बदलवाना पड़ेगा। तो ऐसे में मुझे आज इसी के साथ खाना खा लेना चाहिए। वैसे भी ये आदमी मुझसे खाने के लिए कितना कह रहा है। तभी मैंने थोड़ा उसका मन रखने के लिए उससे कहा कि ठीक है, ले आओ तुम्हारा टिफिन। मैं थोड़ी बहुत जितनी मुझे भूख है उतना खा लूंगा। अब मैंने उसे खाना खाने के लिए हाँ तो कह दिया था, लेकिन मैं मन ही मन सोच रहा था कि कहीं मैंने कुछ गलत फैसला तो नहीं कर लिया। और उसके थोड़ी ही देर बाद मेरे दिमाग में आता है कि सिर्फ खाना ही तो खाना है, इसमें क्या सही और क्या गलत। ये आदमी मुझे इतने प्यार से कह रहा है तो मुझे इसकी बात का मान रखना चाहिए। अब मैं मेरे मन में यह सोचकर उस ट्रक ड्राइवर के साथ उसका खाना खाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। तभी वो आदमी मुझसे कहता है कि आप मेरे ट्रक के केबिन में ही आ जाइए, हम दोनों वहीं पर बैठकर खा लेंगे। उसके बाद मैं उससे कहता हूँ कि ठीक है, और इतना कहकर मैं उसके ट्रक के केबिन में खाना खाने के लिए चढ़ जाता हूँ। जब मैं उसके ट्रक के केबिन के अंदर खाना खाने के लिए चढ़ता हूँ तो उसके केबिन के अंदर का नज़ारा देखकर एक पल के लिए मैं चौंक जाता हूँ, क्योंकि उसके ट्रक का केबिन अंदर से दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसने अपने ट्रक के केबिन को अंदर से काफ़ी अच्छी तरीके से सजा रखा था और उसके ट्रक के केबिन में से एक बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। जब मैंने गौर से उस सुगंध को महसूस किया तो वह किसी लाजवाब खाने की सुगंध थी। उसके बाद वो ट्रक ड्राइवर भी उस ट्रक के केबिन में आ जाता है और जब उसने अपना टिफिन उठाकर मेरे सामने खोला तो उसके टिफिन खोलते ही मेरे मुंह में पानी आ गया, क्योंकि एक तो उसके खाने की जो खुशबू थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि उस खुशबू से मेरे मुंह में पानी आ गया। तभी मेरे मन में मैंने सोचा कि अगर सुगंध इतनी शानदार है तो खाना कितना लाजवाब होगा। इसके बाद मैं अपने आप से मन ही मन कहता हूँ कि यार तू भी कितना पागल है, जो इतने अच्छे खाने को छोड़कर उस ढाबे पर जा रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। आज ये खाना मेरे नसीब में था। इसी वजह से इस ट्रक ड्राइवर ने मुझे यह खाना खाने के लिए कहा। लेकिन उस वक्त मुझे क्या पता था कि जिस खाने को मैं लाजवाब और इतना सुगंधित समझकर खाने जा रहा था, वही खाना आगे जाकर मेरे गले की हड्डी में लटकने वाला है और मुझे इतनी भयंकर मुसीबत में डालने वाला था, जिसका मुझे अभी तक बिल्कुल भी एहसास नहीं था। अब वो ट्रक ड्राइवर जैसे ही अपने टिफिन को खोलता है, उस टिफिन में गुलाब जामुन, बर्फी, पनीर की सब्जी और भी कई प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ रखी हुई थीं। इसके बाद एक एक करके वह ट्रक ड्राइवर मुझे वो सब खाने के लिए परोसता है। बाद में हम लोग खाना खत्म कर देते हैं। लेकिन जब मैं उसका खाना खा रहा था तो वह ट्रक ड्राइवर मेरी तरफ तिरछी नज़रों से देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। और मुझे यह देखकर एक पल के लिए तो उस पर शक होता है कि ये मुझे खाना खाते हुए देखकर इतना खुश क्यों हो रहा है। कहीं इसने इस खाने में कुछ मिलाया तो नहीं है। तो मैं उससे पूछ ही लेता हूँ कि क्या हुआ भाई, तुम मुझे खाते हुए इस तरह देखकर इतना खुश क्यों हो रहे हो। तो वो मुझसे कहता है कि अरे कुछ नहीं, मुझे तो खुशी इस बात की है कि आपने मेरा खाना खा लिया।
अगर आज आप यह खाना नहीं खाते तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। अब उसकी ये बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगता है। तभी मैं उससे पूछता हूँ कि किस बात की गड़बड़? वो हंसकर मुझसे कहता है कि अरे आज आप यह खाना नहीं खाते तो मुझे इस खाने को फेंकना पड़ता और इतना स्वादिष्ट खाना फालतू में ही खराब हो जाता। अब तो आपने इसे खा लिया तो खाना भी खराब नहीं हुआ और मेरा भी काम हो गया। अब उसकी यह लाइन सुनकर मुझे फिर से उसके ऊपर शक होता है कि ये ऐसा क्यों कह रहा है कि उसका भी काम हो गया। लेकिन तभी वो मुझे कहता है कि आप किस तरफ जा रहे हो? मैं उससे कहता हूँ कि मैं तो पंजाब से चावल लेकर दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ और कल शाम तक मुझे अपना माल दिल्ली पहुंचाना है। मेरे इतना कहते ही वो एक बार फिर से मुझे अजीब तरीके से देखते हुए मुझसे पूछता है कि अगर आप कल शाम तक चावल जहां आपको पहुंचाना है वहां नहीं पहुंचा पाए तो क्या होगा? मैं उससे कहता हूँ कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो फिर वो हंसकर मुझसे कहता है, करे नहीं, मैं जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता हूँ वहां पर अगर समय से माल की डिलीवरी ट्रक ड्राइवर नहीं करता है तो उसकी तनख्वाह में से कुछ पैसे काट लिए जाते हैं। तो मैं उससे कहता हूँ कि नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे इतना कहते ही वो मुझसे अपनी नजरें चुराता है और ट्रक के नीचे उतर जाता है। उसके बाद मैं भी उसके ट्रक से नीचे चला जाता हूँ। अब जैसे ही मैं उसके ट्रक से नीचे उतरता हूँ तो मेरे उसके ट्रक से नीचे उतरते ही वो आदमी फिर से अपने ट्रक के केबिन में चढ़ता है। तुरंत उस ट्रक को वहां से स्टार्ट करके ट्रक को दौड़ाते हुए वहां से ले जाता है। मुझे उसकी यह बात बहुत ही ज्यादा अजीब लगी कि मेरे से बिना कुछ बोले ही वो आदमी इस तरह यहाँ से क्यों चला गया, वो भी इतनी तेज रफ्तार में ट्रक को भगाते हुए। तो फिर मैंने अपने मन ही मन में सोचा कि शायद उसे कोई ज़रूरी काम याद आ गया होगा और मैं उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपने ट्रक के केबिन में चला जाता हूँ और थोड़ी देर नींद लेने की सोचता हूँ। उसके बाद मैं अपने ट्रक के केबिन में जाता हूँ और लेट जाता हूँ। लेकिन मुझे अजीब बात यह लगी कि मेरी आंखों में नींद तो भरी थी, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी उस वक्त मुझे नींद नहीं आ रही थी। अभी मेरे ट्रक के केबिन में लेटे हुए मुझे 2 घंटे हो चुके थे और मैं इधर उधर करवटें ही बदलता रह गया था, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। तो मैंने ट्रक से नीचे उतरकर बोतल में पानी से मुंह धोया और फिर मोबाइल में टाइम देखा तो उस वक्त रात के लगभग 2 बज रहे थे। मैंने सोचा कि अब मुझे नींद तो आ नहीं रही, मुझे अब आगे का सफ़र तय कर लेना चाहिए। यही सोचकर मैं अब अपने ट्रक को वहाँ से स्टार्ट करता हूँ और फिर से हाईवे पर चढ़ाकर दिल्ली की ओर निकल पड़ता हूँ। लेकिन आज मुझे अजीब बात यह लग रही थी कि उस हाईवे पर मुझे दूर दूर तक कोई भी दूसरी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। चारों तरफ देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उस हाईवे पर मैं ही अकेला चल रहा हूँ। अक्सर जब मैं माल डिलीवरी करने के लिए उस हाईवे से रात के समय जाता था तो हर मिनट में 5-7 गाड़ियां तो वहां से गुजरती ही थी। लेकिन आज वो पूरा हाईवे बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही थी। मैं अपने मन ही मन में सोच रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। बाकी के दिनों में तो इस हाईवे पर इतनी चहल पहल रहती है, लेकिन आज यह हाईवे इतना सूना कैसे? अभी मैं मेरे मन में यह सब बातें सोचते हुए कुछ दूर आगे चला ही था कि तभी मुझे आगे हाईवे पर बैरिकेडिंग लगी हुई दिखाई देती है और वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था कि आगे कार्य प्रगति पर है और उसके बगल से कोई दूसरा रास्ता गुजर रहा था। जिस तरफ वह बोर्ड जाने का इशारा कर रहा था, ऐसा मेरे साथ उस दिन पहली बार हुआ था। मैंने सोचा कि अगर हाईवे पर रोड का काम चल भी रहा है तो एक तरफ काम चलता रहता है और एक तरफ से रोड खुली रहती है। एक तरफ काम चलता रहता है और एक तरफ से रोड खुली रहती है। लेकिन आज तो पूरे हाईवे को ही बंद कर रखा है। तो मैंने सोचा कि शायद लोगों को पहले से ही पता था कि यहाँ पे रोड का काम चल रहा है और इसी वजह से शायद मुझे आज रास्ते में कोई भी गाड़ी नहीं दिखाई दी। लेकिन मुझे तो तय समय पर अपने माल को दिल्ली पहुंचाना था। इस वजह से जब मैंने अपने ट्रक को उस शॉर्टकट रास्ते पर लिया जिस तरफ जाने का वो बोर्ड इशारा कर रहा था, अब उस रास्ते पर मैं काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुका था। लगभग उस रास्ते पर चलते हुए मुझे आधे घंटे से भी ज़्यादा का समय हो चुका था। लेकिन दिखने में वो काफ़ी ज़्यादा सकरा लग रहा था, यानी कि उस रास्ते में एक बार में सिर्फ एक ही गाड़ी चल सकती थी। अगर सामने कोई गाड़ी आ जाती तो फिर दोनों में से किसी एक को तो रोड से नीचे उतरना पड़ेगा।
अब मैंने ट्रक चलाते हुए जब अपनी नज़रें उस रास्ते पर चारों तरफ घुमाई तो मैंने देखा कि वो रास्ता दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुनसान और वीरान लग रहा था। उस रास्ते के अगल-बगल मुझे कोई भी इंसानी बस्ती या कोई घर दिखाई नहीं दे रहे थे। दूर-दूर तक मुझे सिर्फ़ अंधेरा दिखाई दे रहा था और उस अंधेरी रात में उस सड़क पर मैं अपने ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में धीमी-धीमी रफ्तार में अपने ट्रक को लेकर आगे बढ़ रहा था। अब उस रास्ते पर एक घुमाव में जैसे ही मैंने अपने ट्रक को घुमाया, तो घुमाव में ट्रक को घुमाते ही मुझे मेरे सामने उस रोड पर एक ट्रक खड़ा हुआ दिखाई देता है। वह ट्रक रोड के बीचों बीच खड़ा था। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो रास्ता काफ़ी सकरा था और उस पर एक बार में सिर्फ एक ही गाड़ी चल सकती थी। इसलिए उस ट्रक को इस तरह सड़क के बीचों बीच में खड़ा देखकर मैंने उससे थोड़ी दूर पहले ही अपने ट्रक को रोक दिया। लेकिन जब मेरे ट्रक की हेडलाइट की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है तो उस ट्रक को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस ट्रक को मैंने पहले भी कहीं देखा है। जब मैंने अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डाला तो मुझे याद आता है कि यह तो वही ट्रक है जिसके ड्राइवर ने मुझे खाना खिलाया था। उस ट्रक को इस तरह से बीचों बीच रास्ते में खड़ा हुआ देखकर मुझे लगता है कि शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो मैं मन में सोचता हूँ कि उस ट्रक ड्राइवर ने मुझे खाना खिलाया है, मुझे उतर कर देखना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। यह सोचकर मैंने ट्रक को बंद किया और अपनी टार्च को लेकर ट्रक से नीचे उतरा। मेरे द्वारा ट्रक को बंद करते ही अब वहां चारों तरफ घना अंधेरा छा गया था और उस रास्ते के दोनों तरफ काफी लंबे और घने पेड़ थे। अब मैंने अपने ट्रक से उतरकर जैसे ही उस ट्रक की तरफ पैदल चलने का रुख किया, तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि जैसे मेरा सिर घूम रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं एकदम आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। लेकिन फिर मैंने अपने ट्रक से पानी की बोतल निकाली और अपने मुंह को धोया, जिसके बाद मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। फिर मैं अपनी टार्च को लेकर उस ट्रक के केबिन की तरफ बढ़ता हूँ। मुझे अजीब बात यह लग रही थी कि अगर यह ट्रक खराब हो गया है, तो फिर इसका ड्राइवर कहाँ है? क्योंकि ट्रक के आजू बाजू में मुझे उसका ड्राइवर दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद जैसे ही मैं उस ट्रक के केबिन के पास जाता हूँ, तो उसके केबिन में ड्राइविंग सीट पर मुझे उसका ड्राइवर बैठा हुआ दिखाई देता है। तो मैं उससे कहता हूँ, अरे भाई साहब क्या हुआ? आपने इस तरह आपने इस तरह ट्रक को बीचों बीच रास्ते में क्यों रोक रखा है? लेकिन मेरे इतना कहने पर भी उस ट्रक ड्राइवर ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, ना ही मेरी तरफ देखा। तो मुझे लगा कि शायद उसे मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दी और मैं फिर से दोबारा थोड़ा जोर लगाकर उससे यही बात फिर से पूछता हूँ। तो इस बार वो मेरी तरफ देखता है। लेकिन जब वो मेरी तरफ देखता है तो मुझे समझ में नहीं आता है कि उसकी तरफ देखकर एक पल के लिए मैं सोच में पड़ जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि कहीं यह ट्रक ड्राइवर दिमाग से थोड़ा पागल तो नहीं है, क्योंकि वो मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। मैं उससे कहता हूँ, अरे भाई क्या हुआ? इस तरह मुस्कुरा क्यों रहे हो? मेरे इतना कहते ही वो ट्रक ड्राइवर अपने केबिन से नीचे कूद जाता है और मेरे करीब आकर मुझसे कहता है कि आज मुझे अपने नसीब पर बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। मैं उससे पूछता हूँ कि क्यों, ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें अपने नसीब पर हंसी आ रही है? तो फिर वो मुझसे कहता है कि यह तो तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और मुझसे यह कहकर वो फिर से मुस्कुराने लगता है। तभी मुझे उसके ऊपर थोड़ा गुस्सा आ जाता है और मैं उसे तेज आवाज में कहता हूँ कि अरे भाई, मेरे पास टाइम खराब करने के लिए वक्त नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, वरना ट्रक को साइड में करो। मुझे अपने माल की डिलीवरी करने के लिए समय पर पहुंचना है। तो वो मुझसे कहता है कि अगर ट्रक ठीक ही होता तो मैं इसे इस तरह बीच रास्ते में क्यों खड़ा करता? मैं उससे कहता हूँ कि यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम है ट्रक में। मुझे ट्रक के अगले वाले टायर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उधर देखो। और जैसे ही मैं उसके टायर की तरफ अपनी नज़र घुमाई तो मुझे दिखता है कि उस ट्रक का अगला टायर पंचर है। मैं उससे कहता हूँ कि यह तो पंचर है, क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा टायर नहीं है? वो कहता है कि टायर तो है, लेकिन मेरे से अकेले नहीं बदला जाएगा, क्योंकि ट्रक के टायर को बदलने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी। मैं उससे कहता हूँ कि यह सब तो मुझे भी पता है, चलो तुम अपना टायर निकालो, मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर देता हूँ। आखिर तुमने भी तो आज मुझे खाना खिलाया था।
मेरे इतना कहते ही वो ट्रक ड्राइवर हंसने लगता है, लेकिन मुझे उसके हंसी की वजह समझ में नहीं आ रही थी। तो मैं उससे कहता हूँ, अरे हंस क्यों रहे हो, जल्दी से टायर बदलो, तुम्हें भी लेट हो रहा है और मुझे भी। इसके बाद वो अपने ट्रक के पीछे से टायर निकालने लगता है। तो मैं उससे कहता हूँ कि इसके बोल्ट को खोलने वाले पाने कहाँ पे हैं? तो वो आदमी मुझसे कहता है कि केबिन में रखे होंगे शायद, तुम जरा ऊपर चढ़कर उन्हें ले आओ, तब तक मैं यह टायर निकाल लेता हूँ। इसके बाद मैं उसके कहने पर मैं उसके ट्रक के केबिन में चढ़ता हूँ। लेकिन इस बार उसके केबिन में चढ़ते ही मेरी तो हालत ही खराब हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि मैं यह मेरी आंखों के सामने क्या देख रहा हूँ। ये कैसे हो सकता है? उस केबिन के अंदर मेरी आंखों के सामने जो नज़ारा था, उसे देखकर मेरे पूरे शरीर से पसीना निकलने लगा और मेरे हाथ पैर थरथरा के कांपने लगे। मुंह से किसी तोतले की तरह आवाज़ निकलने लगी और मुझे समझ आ गया कि आज मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। आज मैं जिंदा नहीं बचूंगा, क्योंकि जैसे ही मैं उस ट्रक के केबिन के अंदर चढ़ता हूँ, तो मुझे दिखता है कि वह ट्रक का केबिन बहुत ही ज़्यादा सड़ा हुआ था। दिखने में वो काफ़ी ज़्यादा गंदा और पुराना लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी सफाई किए हुए काफ़ी दिन हो गए हों। उसमें हर तरफ कोनों में मकड़ी के जाले लगे हुए थे और मुझे मेरी आंखों के सामने वो टिफ़िन दिखाई देता है, जिसमें मैंने थोड़ी देर पहले खाना खाया था। उस टिफ़िन को देखकर तो अब मुझे उल्टी आने वाली थी, क्योंकि मैंने मेरे मन में सोचा था कि अगर इस टिफ़िन के अंदर जो रखा हुआ है वो चीज़ अगर मैंने खा ली है तो आज तो मेरा धर्म ही भ्रष्ट हो गया। क्योंकि जब मैंने उस टिफ़िन को देखा तो वो खुला हुआ था और उस सीट पर रखा हुआ था, और उस टिफ़िन में मरे हुए कबूतर, आधे कच्चे चबाए हुए खरगोश और एक कलेजी रखी हुई थी। उस कलेजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी इंसान की कलेजी है। उस केबिन में हर तरफ खून के छींटे बिखरे हुए थे और सीट के नीचे पूरे केबिन में खून ही खून हो रहा था। जब मैंने मेरी नज़रें केबिन में ड्राइविंग सीट के पीछे वाली सीट पर घुमाई, जहाँ पर अमूमन सभी ट्रक ड्राइवर लोग आराम करते हैं, तो वहाँ पर मुझे दिखता है कि उस सीट पर इंसानी कंकालों का ढेर लगा हुआ था और उसमें कई कंकाल तो काफ़ी ताज़ा लग रहे थे, क्योंकि उनकी हड्डियों पर अभी भी मांस चिपका हुआ था, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इन्हें किसी ने कच्चा ही चबा लिया हो। उसके बाद मैं समझ चुका था कि आज मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ और मुझे किसी भी तरह यहाँ से अपनी जान बचाकर भागना ही होगा। अभी मैं मेरे मन ही मन में यह सब सोच रहा था कि तभी पता नहीं अचानक कैसे, लेकिन मुझे वहाँ पर बहुत तेज उल्टी हो जाती है और मैं उस केबिन के अंदर ही उल्टी कर देता हूँ। जब मैं उल्टी करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे मुंह के अंदर से कच्चे मरे हुए कबूतर और खरगोश का मांस निकला, बाहर गिरा हुआ। अब मेरा पूरा मुंह खून से लाल हो चुका था और जितना भी मैंने उस ट्रक ड्राइवर के साथ खाया था, वो सारा कुछ बाहर उल्टी के साथ आ चुका था। उसके बाद मुझे ये समझ आ चुका था कि यह कोई ट्रक ड्राइवर नहीं बल्कि कोई भूत प्रेत या छलावा है, जिसने मुझे खाना खिलाकर अपने छल में फंसा लिया और आज यह मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे उस केबिन में पीछे की तरफ पड़े हुए इंसानी कंकालों को देखकर यह अंदाजा हो गया कि यह लोग शायद मेरी ही तरह इसके चंगुल में फंस गए होंगे और उसके बाद उसने इन लोगों को मार दिया होगा। तभी मैं अपने आप को बचाने के लिए फटाफट उस केबिन से नीचे उतरता हूँ। जब मैंने अपने चारों तरफ नजरें दौड़ाई तो मुझे अब वो आदमी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। अभी मैं जल्दी जल्दी अपने कदमों को अपने ट्रक की तरफ बढ़ा ही रहा था कि तभी अचानक किसी ने मेरे पैर को नीचे से पकड़ लिया। जैसे ही उसने मेरे पैर को पकड़ा तो मेरी नज़र नीचे अपने पैरों की तरफ गई। मुझे दिखाई देता है कि वो आदमी उस ट्रक के नीचे लेटा हुआ है, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका है। वह अब दिखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था और अभी मैं उसकी तरफ देख ही रहा था कि तभी उसने अचानक से मेरे पैरों को जोर से खींचा। मैं धड़ाम से वहीं पर गिर गया और मेरे नीचे गिरते ही वो छलावा अचानक से ट्रक के नीचे से बाहर निकलता है और मेरे सीने पर बैठ जाता है। मेरे ऊपर बैठकर वह जोर-जोर से हँसने लगता है और मुझसे कहता है कि, "क्या हुआ ड्राइवर साहब? कैसा लगा खाना?" अभी मैं उससे कुछ कहना ही चाहता था, लेकिन मेरे हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसने अचानक अपने दोनों हाथों से मेरे गले को पकड़ लिया और उसे ज़ोर-ज़ोर से दबाने लगा। तो मेरी साँसें अचानक से उखड़ने लगीं और मैं अपने शरीर का पूरा जोर लगाकर
अपने दोनों हाथों से उससे अपने गले को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। तभी वह अजीब सी आवाज में गुर्राते हुए मुझसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे चंगुल से बच जाओगे? अगर मैं चाहता तो तुम्हें वहीं ट्रक पर खाना खिलाते हुए मार देता। लेकिन मुझे अपनी शैतानी शक्तियों को और ज्यादा बढ़ाना था, और मैं जितने मासूम लोगों को यह मरे हुए जानवर खिलाऊंगा, मेरी शैतानी शक्तियां उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएंगी। इसलिए मैंने उस वक्त तुम्हें कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और तुम्हें मारकर तुम्हारे शरीर के पूरे मांस और खून को पीकर और भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। उसकी ये बात सुनकर अब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे डर के मारे मुझे यहीं पर हार्ट अटैक आ जाएगा, और इसके मारने से पहले वैसे ही मैं यहाँ मर जाऊंगा। अब वो बहुत जोर जोर से मेरे गले को दबा रहा था। मुझे लग रहा था कि यहीं पर मेरी मौत हो जाएगी। तभी अचानक किसी ने पीछे से उस राक्षस के सिर पर बहुत जोर से मारा। जैसे ही किसी ने उसके सिर पर मारा तो उसने अपने दोनों हाथों से मेरे गले को छोड़ दिया और अपने सर को जोर से पकड़ लिया। तो मेरी नज़र जिसने उसके सिर पर वार किया था उसके ऊपर जाती है। वो दिखने में एक बूढ़ा आदमी था। तो मैं समझ गया कि शायद ये बूढ़ा आदमी मुझे इस राक्षस के चंगुल से बचाने के लिए आया है। मैंने उस वक्त थोड़ी हिम्मत करके उस राक्षस को मेरे ऊपर से धक्का मारकर हटाया और वहां से तुरंत उठकर खड़ा हो गया। तो वो बूढ़ा आदमी मुझसे कहता है कि तुम फटाफट अपने ट्रक में जाकर बैठो और उसे स्टार्ट करके वापस घुमाओ, तब तक मैं आता हूँ। उस वक्त मैं उस बूढ़े आदमी से पूछना तो काफ़ी कुछ चाहता था, पर वो कौन है और उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई। उसने इस राक्षस का मुकाबला कर लिया और आखिर वो मेरी मदद क्यों कर रहा है। लेकिन उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपनी जान बचाना था। इसलिए उस बूढ़े आदमी के कहते ही मैं दौड़ कर अपने ट्रक में जाता हूँ और अपने ट्रक को स्टार्ट करके वहाँ से वापस घुमाने लगता हूँ। उस बूढ़े आदमी ने उस राक्षस के चारों तरफ एक काली राख का घेरा बना दिया था, और उसके बाद वो बूढ़ा आदमी भी दौड़कर मेरे केबिन में आकर बैठ जाता है और मुझसे कहता है कि जल्दी यहाँ से इस ट्रक को भगाओ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकल जाओ। अब मैं अपने ट्रक को फुल स्पीड में वहाँ से भगाए जा रहा था, और तभी मैंने ट्रक चलाते हुए उस आदमी से पूछा कि आप कौन हैं और आपने मेरी मदद क्यों की? आखिर मेरे लिए आपने अपनी जान को खतरे में क्यों डाला? वो बूढ़ा आदमी मुझसे कहता है कि अभी सब जानने से ज़्यादा ज़रूरी यहाँ से बचकर निकलना है। तुम चुपचाप ट्रक चलाते रहो। और उसके बाद मैं और भी तेज ट्रक चलाने लगा। आप यकीन नहीं मानोगे कि जब उस रास्ते से निकलकर मैं फिर से उस हाईवे पर पहुंचा तो वहां पर कोई भी बैरिकेडिंग और बोर्ड नहीं लगे हुए थे, और उस हाईवे पर बिल्कुल गाड़ियों का वैसा ही काफिला गुजर रहा था जैसा बाकी के दिनों में गुजरता है। तभी हाईवे के ऊपर चढ़ते ही वो बूढ़ा आदमी मुझसे कहता है कि अब तू यहाँ ट्रक रोक सकते हो। उसके इतना कहते ही मैं उस जगह पर अपने ट्रक को रोक देता हूँ, और मेरे ट्रक को रोकते ही वो बूढ़ा आदमी मेरे केबिन से उतरने लगता है। मैं उससे पूछता हूँ कि क्या हुआ, आप कहाँ जा रहे हैं? तो मुझसे कहता है कि तुम जरा यहीं रुको, मैं अभी उस दुकान पर जाकर आता हूँ। जब मैंने अपनी नज़रों को घुमा कर देखा तो उस हाईवे के बगल में ही एक बड़ी सी दुकान थी जिस पर वो बूढ़ा आदमी जा रहा था। उसके बाद मैं अपने ट्रक के केबिन में बैठा बैठा उसके आने का इंतजार करने लगा। लेकिन काफ़ी देर इंतजार करने के बाद भी जब वो बूढ़ा आदमी वापस नहीं आया तो मैं खुद उतर कर उस दुकान पर जाता हूँ और उस दुकानदार से पूछता हूँ कि भाई साहब, अभी जो बूढ़ा आदमी यहाँ पर आया वो कहाँ गया? वह दुकानदार मुझसे कहता है कि कौन बूढ़ा आदमी? यहाँ पर तो कोई भी नहीं आया। और उस दुकानदार के मुंह से यह सुनने के बाद मैं यह सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि आखिरकार वो बूढ़ा आदमी कहाँ गया और वो कौन था? उस राक्षस के चंगुल से उसने मुझे क्यों छुड़ाया? मैंने मेरे मन से ही सोचा था कि शायद वो कोई अदृश्य शक्ति ही थी, या फिर शायद खुद भगवान मेरी मदद करने के लिए आए थे। उसके बाद मैं अपने ट्रक को लेकर आगे दिल्ली की तरफ निकल जाता हूँ। लेकिन आज तक मुझे भी यह समझ नहीं आया कि आखिर उस रात वो बूढ़ा आदमी कौन था जिसने उस राक्षस के चंगल से मुझे छुड़ाया और मेरी जान बचाई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं फिलहाल अभी चलता हूँ, और आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ये छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी कहानियाँ लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। सुनते रहिए ब्लडी हॉरर स्टोरीज।